दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है बसीज। दोस्तों बसीज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है घेर लेना, चारों ओर से जो है वो घेर कर किसी पर हमला करना, लगातार परेशान करना या फिर किसी पर दबाव डालना, उसे घेर कर, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जो है वो बसीज करना कहेंगे। यानी कि बसीज का मतलब होता है कि किसी सिटी, किसी फोर्ट या फिर जो कोई बिल्डिंग होती है या फिर किसी जगह को जो है वो आर्मी के थ्रू चारों तरफ से घेर लेना, ताकि जो अंदर वाले लोग हैं वो बाहर ना निकल सके और उन्हें जो है वो सरेंडर करना पड़े। इसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर मिलिट्री या फिर जो हिस्टोरिकल सिचुएशंस है उनमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बसीज का एक फिगरेटिव मीनिंग भी होता है कि जब किसी व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, क्वेश्चन या फिर जो कंप्लेंट या फिर प्रॉब्लम्स एक साथ आने लगती है, तब भी जो है वो बसीज का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, अगर एक आर्मी जो है वो किसी फोर्ट को चारों तरफ से घेर लेती है और अंदर किसी को, मतलब कि अंदर से किसी को बाहर नहीं जाने देती, तो आर्मी ने क्या कर लिया है? उस किले को यानी कि उस फोर्ट को जो है वो बसीज कर लिया है। वैसे अगर किसी सेलिब्रिटी को एक इवेंट में जो है वो फैंस चारों तरफ से घेर लेते हैं, घेर कर जो है वो फोटोज और ऑटोग्राफ की मतलब कि डिमांड करने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो कहा जा सकता है कि वो फैन से मतलब कि बसीज हो गया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है? बसीज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को घेर लेना, चारों तरफ हमला करना या फिर लगातार परेशान करना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है कि आर्मी का किसी फोर्ट को घेर लेना, प्रोटेस्टर्स का किसी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेना, कस्टमर सर्विस को कंप्लेंट से भर देना या फिर सेलिब्रिटी का फैन से चारों तरफ से घिर जाना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं? बसीज के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि बसीज का जो मतलब है वो सिर्फ फिजिकल घेराबंदी नहीं होता है, यानी कि सराउंड नहीं होता है। सराउंड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के आसपास होना। सराउंड किस चीज़ को दिखाता है? कि आप अगर किसी चीज़ के आसपास हो, घेर नहीं रहे हो उसे, बस आसपास आप मौजूद हो, तो उसे हम सराउंड कहते हैं। लेकिन बसीज का क्या मतलब होता है? किसी जगह को घेर लेना ताकि प्रेशर बन सके, या फिर किसी व्यक्ति को इतनी रिक्वेस्ट या फिर प्रॉब्लम से घेर देना कि उस पर प्रेशर आ जाए। तो ये होता है बसीज होना। सराउंड होना और बसीज होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी पार्क में हैं और पार्क में जो है वो लोग फाउंटेन के आसपास खड़े हैं, तो वो घेर के नहीं खड़े उसे, ओके, उस पर अटैक करने के लिए नहीं खड़े या फिर उस पर कोई दबाव या फिर प्रेशर डालने के लिए नहीं खड़े, वो उसको क्या कर रहे हैं? सराउंड कर रहे हैं, बेसिकली आसपास खड़े हैं बस। लेकिन मान लीजिए कि कोई आर्मी है, उसने जो है वो एक किले को चारों तरफ से घेर लिया है ताकि जो है वो मतलब कि सप्लाई बंद कर दी जा सके, ओके, आने जाने की जो सारी चीज़ें हैं वो बंद हो जाए। तो ये होता है बसीज करना। यानी कि डिफरेंस होता है सराउंड करने में और बसीज करने में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब बारी आती है हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, सराउंड, ब्लॉकेड या फिर ओवरवेल्म। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सराउंड। सराउंड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को चारों तरफ से मतलब कि घेरना एक तरीके से, यानी कि किसी चीज़ का चारों तरफ मौजूद होना, उसे हम कहेंगे सराउंड करना। सराउंड सिर्फ जो है वो लोकेशन बताता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ झाड़ है जो कि एक लेक को सराउंड करते हैं, यानी कि इर्द गिर्द है, उसके आसपास जो है वो बहुत सारे झाड़ है उस झील के या फिर लेक के, तालाब के, बेसिकली, ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सराउंड यानी क्या होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब होता है किसी जगह के रास्ते को बंद कर देना ताकि लोग या फिर जो सामान है वो अंदर बाहर ना जा सके। यानी कि ब्लॉकेड मतलब कि रास्ता रोकने पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो बहुत बार सुना होगा कि नेवी ने क्या कर दिया? पोर्ट को जो है वो ब्लॉकेड कर दिया। ब्लॉकेड किया यानी कि अब वहाँ से जो है वो मतलब कि सामान का आदान प्रदान नहीं हो सकता, इस तरीके से। तो इसे हम कहेंगे ब्लॉकेड करना। और तीसरा हमारा वर्ड आता है ओवरवेल्म।
ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी पर इतना ज़्यादा प्रेशर, वर्क या फिर रिक्वेस्ट डाल देना कि उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाए, तो उसे हम ओवरवेल्म करना कहते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड है ओवरवेल्म, ये इमोशनल या फिर वर्कलोड के प्रेशर को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि फेस्टिवल के दौरान जो है वो कस्टमर सपोर्ट टीम जो है वो कंप्लेंट से बसीज हो गई, यानी कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आती गई, तो ये क्या हो गई, ओवरवेल्म हो गई। तो इस तरीके से हमें समझना है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं हमारे सिनोनिम्स में, इनका मतलब क्या होता है और इनका जो है वो कैसे हम डिफरेंस याद रख सकते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन सा वर्ड हमें कहाँ यूज़ करना है। अब सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए, अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, रिलीज, फ्री या फिर रिलीव। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिलीज। रिलीज का क्या मतलब होता है, किसी को आज़ाद कर देना, घेराबंदी जो है वो खत्म कर देना। बेसिकली बिसीज जो है वो किसी को घेर लेता है, जबकि रिलीज क्या करता है, उसे फ्री कर देता है। अपोजिट वर्ड है, ओके, इस तरीके से समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि आर्मी ने जो है वो सिटी को बसीज कर लिया, यानी कि घेर लिया, लेकिन पीस एग्रीमेंट के बाद सिटी को रिलीज कर दिया गया, यानी कि छोड़ दिया गया। जो मतलब कि घेराबंदी लगाई गई थी वो वापस रिलीज हो गई, यानी कि छूट गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है फ्री। फ्री का क्या मतलब होता है कि किसी को बंधन या फिर प्रेशर से मुक्त कर देना, ठीक है। तो प्रोटेस्टर ने मान लीजिए कि बिल्डिंग को घेर लिया था और पुलिस ने लोगों को सेफली फ्री करवा दिया। फ्री करवा दिया यानी कि आज़ाद करवा दिया। बहुत ही बेसिक वर्ड था। इसके बाद है रिलीव। रिलीव का मतलब होता है कि प्रेशर, टेंशन या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन को कम कर देना, उसे हम जो है वो रिलीव यानी कि राहत देना जिसे कहते हैं ना, उसे हम कहेंगे रिलीव देना। बेसिकली बिसीज में प्रेशर बढ़ता है और रिलीव में प्रेशर कम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कंटिन्यूस कॉल्स ने जो है वो हेल्पलाइन को बेसीज कर दिया, यानी कि बहुत सारी कॉल्स आ रहे थे, उसकी वजह से क्या हो गई कि हेल्पलाइन जो है वो पूरी तरीके से घेरी जा चुकी थी, यानी कि बहुत सारी कॉल्स का बर्डन यानी कि प्रेशर आ चुका था। लेकिन एक्स्ट्रा स्टाफ ने सिचुएशन को रिलीव कर दिया, हैंडल कर लिया, कॉल्स को अटेंड कर लिया या फिर कॉल्स को जो है वो मैनेज कर लिया, तो सिचुएशन क्या हो गई, रिलीव हो गई, राहत मिल गई। इस तरीके से होता है बेसीज में और रिलीव में डिफरेंस। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द एनिमी आर्मी बिसीज द सिटी फॉर सेवरल मंथ्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो एनिमी आर्मी है, यानी कि जो मतलब कि दुश्मन आर्मी जो है, उन्होंने कई महीनों तक उस सिटी को चारों तरफ से घेर रखा था, जिससे कि लोग जो है और ज़रूरी जो सप्लाईज है वो अंदर बाहर आसानी से नहीं आ जा सकती थी। तो यहाँ पर बिसीज का मतलब सिर्फ घेरने से नहीं है, बल्कि प्रेशर बनाकर सिटी को सरेंडर करने की कोशिश करने से है, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा है कि बिसीज यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंपंक्शन। दोस्तों कंपंक्शन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पछतावा, ग्लानि, अपराध बोध या फिर मन में होने वाली नैतिक झिझक, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो कंपंक्शन कहेंगे। यानी कि कंपंक्शन का मतलब होता है कि किसी गलत काम को करने या फिर मतलब कि करने के बाद जो दिल में होने वाला जो गिल्ट है, या फिर हमारे दिल में एक सडन जो है वो रिग्रेट आता है, या फिर जो मॉरल अनईजीनेस आती है कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर करते टाइम पर ऐसा हो जाता है कि मुझे ये जो है वो काम नहीं करना चाहिए, शायद गलत काम है। तो ऐसी जो हमारी जो फीलिंग होती है ना, उसे कंपंक्शन कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसने कुछ गलत काम किया है या फिर वो गलत काम करने जा रहा है और उसके अंदर से एक आवाज़ उसे रोकने की कोशिश करती है, तो उसी फीलिंग को हम जो है वो कंपंक्शन कह सकते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल सैडनेस नहीं होती, बल्कि अपनी जो कंसाइंस यानी कि हमारी जो अंतरात्मा होती है उसकी वजह से होने वाली गिल्ट या फिर मॉरल हेजिटेशन हो सकती है। ये वर्ड हम जो है वो एथिक्स के लिए, मोरालिटी के लिए, क्राइम के लिए, बिजनेस, लिटरेचर, साइकोलॉजी या फिर डेली कॉन्वर्जेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय है, वो ऑफिस में से जो है वो पैसे चुरा लेता है और बाद में उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया, मुझे पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। तो ये जो सारी उसके बाद वाली जो फीलिंग्स है ना कि ये मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये कॉम्पंक्शन है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग करने से पहले सोचता है कि ये तो गलत है, या फिर उसके मन में जो है वो मॉरल हेजिटेशन होती है कि यार मुझे चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मुझे चीटिंग करके पास नहीं होना है, तो ये जो फीलिंग उसके अंदर आ रही है, ये क्या है, ये कॉम्पंक्शन की फीलिंग है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हमने पढ़े कि किसी से जो है वो झूठ बोलकर बाद में गिल्टी फील करना, किसी का दिल दुखाने के बाद में रिग्रेट होना, पछतावा होना, चीटिंग करने से पहले अंदर से गलत फील होना, किसी को धोखा देने के बाद जो है वो हमारा जो मतलब कि कंसाइंस यानी कि हमारी जो अंतरात्मा है वो हमें परेशान करती है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, कंपंक्शन के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कंपंक्शन का जो मतलब है ये सैडनेस नहीं होता है। सैडनेस का क्या मतलब होता है, किसी वजह से दुखी होना। कंपंक्शन मतलब होता है गलत काम की वजह से होने वाला गिल्ट या फिर पछतावा, मॉरल रिग्रेट। दोनों ही अलग अलग वर्ड्स है, आपको ध्यान रखना है। कंपंक्शन को सैडनेस से रिलेट नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो मतलब कि क्रिकेट मैच जो है वो हार गए,
और उसके बाद आप जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो ये तो होती है सैडनेस होना। ओके, इसमें कोई पछतावे वाली फीलिंग नहीं है कि भाई मैं क्यों हार गया, मुझे पछतावा आ रहा है, ऐसा नहीं होता। सैडनेस अलग चीज़ है और कंपंक्शन अलग चीज़ है। जब आप कोई चीज़ हार जाते हो, कोई किसी चीज़ को खो देते हो, तो आपको दुख होता है, ठीक है, आप दुखी फील करते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो है वो अपने फ्रेंड से झूठ बोला और उसके बाद जो है वो झूठ बोलने के बाद आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, तो ये होता है कंपंक्शन, कि किसी चीज़ का पछतावा होना, रिग्रेट होना। तो कंपंक्शन और सैडनेस में डिफरेंस है, आपको क्लियर करते हुए चलना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि गिल्ट है, रिमोर्स या फिर स्क्रैपल। ओके, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है गिल्ट। गिल्ट का क्या मतलब होता है? किसी गलत काम की वजह से होने वाला जो हमारे अंदर जो मतलब कि एक तरीके से पछतावे वाली जो फीलिंग आती है, उसे हम गिल्ट कह सकते हैं, ठीक है। गिल्ट एक जनरल फीलिंग है, जैसे कि मान लीजिए कि एक लड़का है, उसने कोई मिस्टेक की और उसे बाद में पछतावा फील हुआ, यानी कि उसे गिल्टी फील हुआ, इस तरीके से हम कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिमोर्स। रिमोर्स का क्या मतलब होता है? किसी गलत काम के मतलब की बाद बहुत ही ज़्यादा गहरा रिग्रेट होना, पछतावा होना, ठीक है। रिमोर्स यूजुअली गलत काम करने के बाद होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जबकि हमारा जो कंपंक्शन है वो कभी कभी पहले भी हो जाता है कि भाई मुझे जो है वो मतलब कि अगर जैसे हमने चीटिंग वाला एग्जाम्पल देखा था कि चीटिंग करने से पहले वो इंसान रुक गया, कि वो सोच रहा था कि मैं चीटिंग करूंगा, लेकिन उसने जो है वो किया नहीं, उससे पहले वो रुक गया कि नहीं नहीं यार, मुझे चीटिंग नहीं करनी है, मेरी ये सोच भी गलत है, इस तरीके से। लेकिन रिमोर्स हम यूज करेंगे जब कोई गलती आपने कर दी और उसके बाद आप पछता रहे हो, तब हम जो है वो रिमोर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक्सीडेंट के बाद जो है वो ड्राइवर को रिमोर्स हुआ कि भाई मैंने ऐसे जो है वो मुझे स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, या फिर ट्रैफिक रूल्स को जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये किसी घटना के घटने के बाद में जो है वो मतलब कि पछतावा हुआ है, उसे हम कहते हैं रिमोर्स। इस तरीके से आपको समझना है कि कौन सा वर्ड आप कैसी कंडीशन में कहाँ पे यूज करोगे। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो लगभग सेम सा होता है, लेकिन उनका एक यूज करने का तरीका भी होता है, उनकी एक पोजीशन भी होती है कि आप जो है वो उन्हें कब यूज करोगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये भी आपको समझते हुए चलनी है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्क्रैपल। स्क्रैपल का क्या मतलब होता है कि मॉरल प्रिंसिपल्स की वजह से किसी काम को करने में हेजिटेशन होना, ठीक है। स्क्रैपल का जो फोकस है वो मॉरल प्रिंसिपल्स पर होता है। इसमें हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि हमारी जो अच्छी सीख होती है ना, वो बीच में आ जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि चोरी करना है, तो हमें जो है वो हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बड़े हैं, वो हमेशा सिखाते हैं कि चोरी करना गलत है। तो ये हमें क्या है, मॉरल प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं। अब आप जब भी चोरी करने जाओगे तो आपको एक चीज़ ये याद आएगी कि भाई नहीं, ये गलत है, ये चीज़ गलत है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो जब आपके मॉरल प्रिंसिपल्स बीच में आ जाते हैं, वो आपको जो है वो हिचकिचाहट महसूस करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्क्रैपल करना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर है और उसको जो है वो मतलब कि ऑफिसर के जो है वो स्क्रैपल्स ने उसे ब्राइब लेने से रोका। ब्राइब यानी कि रिश्वत लेने से रोका। स्क्रैपल्स ने क्या किया, उसके मॉरल मतलब कि वैल्यूज ने उसे जो है वो रोक दिया, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि रिश्वत लेना गुनाह है, क्राइम है, इस तरीके से। तो ये होता है स्क्रैपल। ओके, आई होप आपको आप सारे सिनोनिम्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे एंटोनिम्स की ओर। हमारे पास यहाँ पर अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे शेमलेसनेस, इनडिफरेंस या फिर कलॉसनेस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है शेमलेसनेस। इसका क्या मतलब होता है? बिना किसी गिल्ट या फिर शर्म के गलत काम करना, जिसमें कोई शर्म नहीं होती। ओके, शेम यानी होता है शर्म, लेसनेस का मतलब कि शर्म रहित, यानी कि जिसमें जो है वो मतलब कि बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, शेमलेसनेस कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑनेस्ट पर्सन क्या करता है कि मिस्टेक करने के बाद कंपंक्शन फील करता है, उसे तो पछतावा होता है। लेकिन एक जो मतलब कि बेशर्म इंसान होता है, वो अगर चाहे कुछ भी कर ले, कोई क्राइम करे, कुछ भी करे, उसे जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। तो ये कैसा इंसान है? शेमलेस पर्सन है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी बात की बिल्कुल परवाह ना करना। कंपंक्शन में जो है वो कंसाइंस एक्टिव होता है हमारा, यानी कि हमारी अंतरात्मा एक तरीके से हमें कोई फीलिंग दिलाती है कि भाई ये चीज़ गलत है। जबकि इनडिफरेंस में हमारा जो इमोशनल कंसर्न है वो ही नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि इनडिफरेंस दिखाता है और कहता है कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी बात से, चाहे मेरे सामने कोई कुछ भी करे या फिर मारे पीटे, झगड़ा हो जाए, मुझे नहीं पड़ता किसी से फ़र्क। तो ये होता है इनडिफरेंस, कि आप जो है वो इमोशनली कितने जो है वो मतलब कि क्रूर हो, या फिर आप में जो है वो कोई इमोशंस नहीं है, ये होता है इनडिफरेंस होना, ठीक है। अब हमारा ये भी वर्ड क्लियर हो चुका है और अगला हमारा वर्ड आता है क्लॉसनेस। इसका क्या मतलब होगा कि दूसरों की फीलिंग्स या फिर सफरिंग्स के प्रति इंसेंसिटिव होना। यानी कि अगर आप देख भी लो कि भाई दूसरा जो है वो मतलब कि कोई दुख में है, या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, फिर भी अगर आप जो है वो उसको देखकर अनदेखा कर दो, या फिर आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े,
आप उनके लिए जो है वो बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाओ, तो उसे हम जो है वो कलॉसनेस कहेंगे, यानी कि एक तरीके से कठोरता। ठीक है, कलॉस किसे हम कहते हैं, कलॉस मतलब होता है कठोर होना। ठीक है, बेसिकली कलॉस वर्ड जो है वो सबसे पहले हाथ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता था, जब हाथ पर हमारे जो मतलब कि काम करने की वजह से जो छाले पड़ जाते थे या फिर हमारा हाथ जो है वो थोड़ा सख्त हो जाता था। आपने देखा होगा कि जो मजदूर होते हैं या फिर जो मतलब कि लेबर वाला काम करने वाले होते हैं ना दिन भर मतलब कि, तो वो उनके हाथ आप देखना बहुत ही रफ होते हैं, उनके हाथ कैसे है, कलॉस है। और कलॉसनेस जो है वो उसी के सेंस में यहाँ पर इमोशन के तौर पर यूज़ किया गया है कि कोई चीज़ बहुत ही कठोर है, सख्त है। बेसिकली कोई इंसान, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई काइंड पर्सन है और उसके सामने अगर आप किसी को हर्ट कर दो तो उसे कॉम्पंक्शन फील होता है। ठीक है, वो फील करता है, लेकिन एक कलॉस पर्सन किसी भी फीलिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ये होता है डिफरेंस। तो दोस्तों हमारे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही स्टोल द मनी विदाउट एनी कंपंक्शन। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने पैसे चुरा लिए और उसे जो है वो बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हुआ, कोई रिग्रेट या फिर कोई मॉरल हेजिटेशन नहीं हुई। यहाँ पर विदाउट एनी कंपंक्शन का क्या मतलब है कि उसने गलत काम करते वक्त या फिर उसके बाद भी अपनी कंसाइंस की कोई चिंता नहीं की और बिना अफसोस किए जो है वो मतलब कि चोरी कर ली, यानी कि उसे जो है वो कंपंक्शन जैसी कोई चीज़ फील ही नहीं हुई। तो इस तरीके से हमें समझना है कि कंपंक्शन यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिफेनेस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है खिड़की से बाहर फेंक देना, किसी को बाहर निकाल देना। बेसिकली खिड़की तो जो मतलब कि एक तरीके से हमने बहुत ही एक्यूरेट बता दिया, लेकिन किसी को जब बाहर निकाल दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है या फिर किसी को किसी पद से अचानक हटा दिया जाता है, तो उस सेंस में हम जो है वो डिफेनेस्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली किसी को जो है वो निकाल देना, यानी कि डिफेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज़ को जो है वो बाहर फेंक देना। ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड्स मतलब कि लैटिन वर्ड्स डी और फेनेस्ट्रेट, इससे जो है वो मिलकर बना है। डी ई, ये जो हमारा डी वर्ड है, यानी कि एक वर्ड लैटिन वर्ड में आता है डी, इसका मतलब होता है आउट ऑफ, और फेनेस्ट्रा का मतलब होता है विंडो। ओके, फेनेस्ट्रा का क्या मतलब होता है, विंडो होता है। उससे हमारा ये जो वर्ड है वो डिफेनेस्ट्रेशन बना है। इसलिए मैंने आपको जो है वो सबसे पहले खिड़की से बाहर फेंकना इतना एक्यूरेट बताया था। ठीक है, क्योंकि इसके वर्ड के मतलब कि जब हम इसे जो है वो मतलब कि ऐसे बाइफरकेट करके पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि कौन सा वर्ड मतलब कि क्या मीनिंग देता है। लेकिन जनरल हम इसका अगर मीनिंग समझना चाहे तो वो होता है कि किसी को निकाल फेंकना, बाहर फेंकना, आउट कर देना, अचानक पद से हटा देना। लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग हमें क्या पता चलता है कि जब किसी लीडर, किसी एम्प्लॉय को या फिर किसी मतलब कि ऑफिसर को अचानक से उसके पोजीशन या फिर पावर से हटा दिया जाता है, तब भी जो है वो डिफेनेस्ट्रेशन इस वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी मूवी में विलन को जो है वो खिड़की से बाहर फेंक देता है कोई, तो उस एक्शन को हम डिफेनेस्ट्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये लैटिन वर्ड के हिसाब से सही है कि खिड़की से बाहर एक्यूरेटली फेंका जा रहा है, तो उस सेंस में हम यूज़ करेंगे। वैसे अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी का सीईओ जो है वो बोर्ड मीटिंग के बाद अचानक अपनी पोजीशन से हटा दिया जाता है, तो उससे जो है वो उसकी मतलब कि डिफेनेस्ट्रेशन उसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो किसी को खिड़की से बाहर फेंक देना, किसी ऑब्जेक्ट को विंडो से बाहर जो है वो गिरा देना, किसी लीडर को अचानक उसके पद से हटा देना, किसी ऑफिशियल को मतलब कि उसके पावर से रिमूव कर देना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे एग्जाम्पल है किस चीज़ के हैं, तो डिफेनेस्ट्रेशन के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि डिफेनेस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ रिमूव नहीं होता है। रिमूव का तो मतलब होता है किसी को किसी जगह या फिर पोजीशन से हटा देना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर कचरा पड़ा है, आपने जो है वो उसे मतलब कि साफ कर दिया, ये भी तो रिमूव करना हुआ। लेकिन डिफेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि या तो लिटरली किसी को विंडो से बाहर फेंक देना या फिर फिगरेटिवली किसी को सडनली पावर या फिर पोजीशन से हटा देना। जैसे कि मान लीजिए कि एक मैनेजर है, उसने एक एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये होता है रिमूव करना या फिर ट्रांसफर करना, कि एक जगह से निकाला दूसरी जगह पे डाल दिया। लेकिन कंपनी ने सीईओ को जो है वो अचानक उसके पद से ही हटा दिया, उसकी पोजीशन, उसकी पावर से ही हटा दिया, तो इस फिगरेटिव सेंस में जो है वो इसे डिफेनेस्ट्रेशन कहा जाएगा। ये चीज़ आपको, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एक्सपल्शन, आउस्टर या फिर मतलब कि डिसमिसल। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एक्सपल्शन। इसका मतलब होता है कि किसी को ज़बरदस्ती किसी जगह या फिर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देना। ये जनरल रिमूवल को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल ने जो है वो स्टूडेंट की एक्सपल्शन अनाउंस की, तो या फिर मतलब कि क्या किया कि उसको जो है वो बाहर निकालना, ज़बरदस्ती जो है वो किसी जगह से बाहर निकालने की अनाउंसमेंट हुई। इस तरीके से हम समझेंगे कि एक्सपल्शन यानी होता क्या है।
अगला हमारा वर्ड आता है आउस्टर। आउस्टर का क्या मतलब होता है? किसी को उसके पोजीशन या फिर ऑफिस से हटा देना। इसमें जो है वो मतलब कि सिर्फ पोजीशन से रिमूवल पर फोकस किया जाता है, यानी कि जब आपके पास कोई स्पेसिफिक ओहदा होता है, कोई पद होता है, कोई पोजीशन, कोई पावर में आप होते हो, तब आप जब उससे हट जाते हो या फिर आपको हटा दिया जाता है तो उसे आउस्टर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बोर्ड ने जो है वो चेयरमैन की आउस्टर अप्रूव की, यानी कि उसे निकाल दिया उसके पद से या फिर उसके पोजीशन पे, तो ये होता है आउस्टर। ओके। और अगला हमारा वर्ड आता है डिसमिसल। डिसमिसल बहुत ही बेसिक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देना या फिर किसी को ऑफिशियली रिमूव कर देना, डिसमिस कर देना, ओके, डिस्कार्ड कर देना जिसे हम कह सकते हैं। तो ये होता है डिसमिसल। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो उसे जो है वो डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस कर दिया गया यानी कि निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट है, प्रमोशन है या फिर इंस्टॉलेशन है। इनको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है किसी को किसी पोजीशन पर अपॉइंट करना, सिलेक्ट करना, ठीक है। डिफेनेस्ट्रेशन में क्या होता है कि हमारी पोजीशन छीन ली जाती है, जबकि अपॉइंटमेंट में पोजीशन दी जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति का अगर किसी पद से डिफेनेस्ट्रेशन होता है तो दूसरा व्यक्ति अपने आप जो है वो मतलब कि उस पद पर क्या होगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो दोनों वर्ड जो है वो एक साथ ही यूज हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखना है। अगला हमारा वर्ड आता है प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब होता है? किसी को हायर पोजीशन पर ले जाना, यानी कि उसके पास पहले से कोई पद है, ओहदा है, यानी कि पोजीशन उसके पास ऑलरेडी है कोई ना कोई, लेकिन उससे भी एक लेवल ऊपर ले जाना, तो उसे हम प्रमोशन कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आज मेरे पापा की प्रमोशन हुई, आज किसी एम्प्लॉय की प्रमोशन हुई, यानी कि उनके पास नौकरी थी, उनके पास ओहदा था, कोई पद था, उससे और ज़्यादा एक और बड़े पद पर वो चले गए हैं, इस तरीके से। तीसरा है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को ऑफिशियली किसी पद पर बिठाना या फिर ऑफिस में लाना। इंस्टॉलेशन हम जो है वो मतलब कि किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी मतलब कि व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की जो है वो इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई, यानी कि उनको जो है वो अपना पद जो है वो मतलब कि दिया गया, इस तरीके से हम कहेंगे। ओके। तो ये हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द बोर्ड्स सडन डिफेनेस्ट्रेशन ऑफ द सीईओ शॉक द एम्प्लॉयज। इस सेंटेंस का मतलब है कि कंपनी के बोर्ड ने सीईओ को जो है वो अचानक से उसके पोजीशन से हटा दिया और इस अनएक्सपेक्टेड डिसीजन से एम्प्लॉयज यानी कि जो सारे कर्मचारी ऑफिस में काम करने वाले वो हैरान रह गए, दंग रह गए। तो यहाँ पर डिफेनेस्ट्रेशन का लिटरल मतलब है खिड़की से बाहर फेंकना, ये नहीं है। ओके। हमने तो पढ़ा था कि भाई डिफेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है खिड़की से बाहर फेंकना, तो क्या सीईओ को जो है वो खिड़की से बाहर फेंक दिया बोर्ड ने? नहीं, बल्कि इसका फिगरेटिव सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है कि किसी को अचानक उसके पावर या फिर पोजीशन से रिमूव कर दिया गया। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सीईओ है उसको जो है वो बोर्ड ने क्या कर दिया, अपनी पोजीशन से हटा दिया। तो इस तरीके से हमने समझा है कि डिफेनेस्ट्रेशन यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सटर्पेट। दोस्तों एक्सटर्पेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, पूरी तरीके से किसी चीज़ को समाप्त कर देना या फिर मिटा देना, तो उसे हम जो है वो एक्सटर्पेट कह सकते हैं। यानी कि एक्सटर्पेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से यानी कि रूट से पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, ताकि उसका कोई नामो निशान या फिर पॉसिबिलिटी दोबारा ना बचे। ये जो वर्ड है वो सिर्फ रिमूव करने के लिए नहीं बल्कि कंप्लीटली एलिमिनेट या फिर इरेडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसका यूज़ हम जो है वो किसी बीमारी के लिए कर सकते हैं या फिर जो हमारी बुरी आदतें होती है उसके लिए हम कर सकते हैं। करप्शन, क्राइम या फिर मतलब कि जो प्लांट्स है, पेस्ट है या फिर जो सोशल प्रॉब्लम्स है, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये जो वर्ड है वो अक्सर मेडिसिन, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, पॉलिटिक्स, इन सारे मतलब कि फॉर्मल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई किसान है, एक फार्मर है, उसने अपने खेत से जो है वो मतलब कि जो हार्मफुल वीड्स होती है वो उसको सिर्फ मतलब कि काटने के बजाय जड़ से निकाल ही दिया ताकि वो वापस ना आ सके। तो उसने क्या किया है, वीड्स को एक्सटर्पेट कर दिया। वैसे अगर गवर्नमेंट ने जो है वो करप्शन को सिर्फ कम नहीं किया है बल्कि स्ट्रॉन्ग लॉज बनाकर पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की है, तो उससे क्या किया गया, तो करप्शन को एक्सटर्पेट करना कहा जा सकता है। यानी कि जो है वो वीड को जो है वो मतलब कि जड़ से उखाड़ देना, किसी डेंजरस डिसीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करना, करप्शन को जो है वो जड़ से मिटा देना, हार्मफुल जो हमारी हैबिट्स होती है, आदतें होती है, उनको हमारी लाइफ से जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर देना। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्पेट करना ही हम कहेंगे। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एक्सटर्पेट का मतलब सिर्फ रिमूव करना नहीं होता। रिमूव का तो मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, वो दोबारा भी आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपने घर से कचरा हटा दिया तो वो दोबारा भी आएगा, धूल हटा दी तो वो दोबारा भी आएगी।
तो ये होता है किसी चीज़ को रिमूव करना। इसमें जो है वो टेम्पररी हो सकती है कोई भी चीज़। लेकिन एक्सटर्पेट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को जड़ से और परमानेंटली ही ख़त्म कर देना, कि उसके वापस आने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो गार्डन से कुछ पत्ते हटा दिए, ठीक है, जो मतलब कि पेड़ पौधों से नीचे पत्ते गिरे थे गार्डन में, वो आपने हटा दिए, दूसरे दिन वो फिर से आ जाएंगे। तो ये तो होता है भाई रिमूव कर दिया आपने, फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया किसी चीज़ को। लेकिन मान लीजिए कि गार्डन से आपने जो वीड्स होती है, यानी कि जो अनवांटेड, जो मतलब कि घास होती है ना, जो गार्डन में ऐसी उग जाती है, तो वो अगर आपने जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दी ताकि वो दोबारा ना उग सके, तो वो होता है किसी चीज़ को एक्सटर्पेट करना, कि एक बार अगर वो चीज़ जड़ से चली गई तो उसके आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस ऐसे आपको मतलब कि डिफरेंस समझना है रिमूव के बीच में और एक्सटर्पेट के बीच में। दोस्तों साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इराडिकेट, एलिमिनेट या फिर रूट आउट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम, किसी डिसीज़ या फिर हार्मफुल चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। इराडिकेट और ये जो हमारा वर्ड था एक्सटर्पेट, इनका जो मीनिंग है ये काफ़ी सिमिलर है। जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्टर्स जो है वो पोलियो को इराडिकेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं कि इन्वेसिव प्लांट्स जो है, जैसे कि मतलब कि जो घास, ये सारी चीज़ें, मतलब कि अनवांटेड चीज़ें जो उग जाती है, उनको फील्ड से एक्सटर्पेट करते हैं, यानी कि जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यानी कि मीनिंग कैसा है, लगभग सेम है इराडिकेट और एक्सटर्पेट का। इस तरीके से आपको समझना है। अगला हमारा वर्ड आता है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना या फिर खत्म कर देना। एलिमिनेट कैसा वर्ड है, जनरल वर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी क्या करती है कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस को एलिमिनेट कर देती है, यानी कि जो फालतू का खर्चा हो रहा तो उन्हें क्या कर दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया, इस तरीके से। और हमारा तीसरा वर्ड आता है रूट आउट। रूट आउट का क्या मतलब होता है, किसी हार्मफुल चीज़ को उसकी जड़ से ढूंढकर पूरी तरीके से निकाल देना। रूट आउट बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि पुलिस जो है वो क्या करती है कि क्रिमिनल गैंग्स को रूट आउट करने की कोशिश करती है, कि भाई पहले तो जो है वो उनके मतलब कि जड़ को ढूंढो, कि ये सारे लोग जो है वो मतलब कि शुरू कहाँ से हो रहे हैं, कि भाई ये लोग जो है वो मतलब कि इनके पीछे है कौन मास्टरमाइंड, उसे पकड़ो और उसे जो है वो पूरी तरीके से फिनिश कर दो। तो ये होता है किसी चीज़ को रूट आउट करना, किसी चीज़ की जड़ जो है वो उखाड़ कर ले आना। इस तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। हो गए हमारे सारे सिनोनिम्स कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रिजर्व है, मेंटेन है या फिर कल्टीवेट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रिजर्व। प्रिजर्व का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को बचा कर रखना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। ओके, एक्सटर्पेट किसी चीज़ को ख़त्म करता है, जबकि प्रिजर्व क्या करता है, उसे संभाल कर रखता है, सेफ रखता है। जैसे कि मान लीजिए कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो एंडेंजर स्पीसीज़ है उनको प्रिजर्व करते हैं, यानी कि ऐसे स्पीसीज़ जो मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंजर में है, यानी कि जिनका मतलब कि ख़त्म होना लगभग जो है वो मतलब कि बहुत ही पास ही में है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो लायंस है, जो एलिफेंट्स है, ये ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते। ये कैसे स्पीसीज़ है, एंडेंजर स्पीसीज़ है, यानी कि खतरे में है इनकी जान। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो जितने हैं उतने तो बचे कम से कम। ये होता है प्रिजर्व करना। मेंटेन करना क्या होता है, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, अच्छी कंडीशन में रखना, उसे हम जो है वो मतलब कि मेंटेन करना कहते हैं। जैसे कि अगर आपके गार्डन में कुछ प्लांट्स है, अगर आप रोज़ उन्हें जो है वो मतलब कि खाद पानी ये सारी चीज़ें दे रहे हो, तो वो क्या हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है, एक तरीके की एक कंडीशन में रह रहे हैं, अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं बेसिकली। और लास्ट हमारा वर्ड आता है कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रो करना, डेवलप करना या फिर प्रमोट करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं उन्हें। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कल्टीवेट यानी होता क्या है। तो हमारे सारे एंटोनिम्स इसी के साथ खत्म होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया है, यानी कि एग्जाम्पल बताया गया है। द गवर्नमेंट लॉन्च अ कैंपेन टू एक्सटर्प करप्शन फ्रॉम द सिस्टम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने सिस्टम से करप्शन को सिर्फ कम करने के लिए नहीं, बल्कि उसे जड़ से और पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। तो यहाँ पर एक्सटर्पेट का मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट या फिर रूट आउट करना है, ताकि करप्शन जो है वो दोबारा आ ही ना सके, इस तरीके से ख़त्म करना किसी चीज़ को। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि एक्सटर्पेट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एजिस। दोस्तों इसे ईजस भी पढ़ते हैं कुछ लोग और एजिस भी पढ़ते हैं, जैसा आप अगर सही समझे उस तरीके से आप पढ़ पाएंगे तो वो सही है। तो एजिस हम इसे कह सकते हैं। एजिस का मतलब होता है कि संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षण का कवच जिसे हम कह सकते हैं, छत्र छाया या फिर संरक्षण में कोई काम होना, उसे हम क्या कहेंगे, एजिस हम उसे कहेंगे। जैसे कि एजिस का मतलब होता है कि किसी पावरफुल पर्सन या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रोटेक्शन, सपोर्ट या फिर गार्डियनशिप। जब कोई व्यक्ति या फिर
प्रोजेक्ट किसी बड़े और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन में, गाइडेंस में या फिर सुपरविजन में काम करता है या फिर होता है, तब एजिस वर्ड का हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पुराने ग्रीक मिथोलॉजी में जो है वो एजिस एक प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि कवच था, जो कि मतलब कि कुछ मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स थे वहाँ पर, जैसे कि ज़्यूस और एथेना का यहाँ पर जिक्र होता है, उनसे जुड़ा हुआ कुछ था ये। तो इसी वजह से आज भी जो है वो एजिस का मीनिंग प्रोटेक्शन और पावरफुल के सपोर्ट में मतलब कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल समझिए कि अगर एक स्कूल में जो है वो एनवायरमेंटल कैंपेन गवर्नमेंट के सपोर्ट और सुपरविजन में चलाया जा रहा है, यानी कि एनवायरमेंटल कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन किसके सुरक्षा में, किसके प्रोटेक्शन में, तो गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि भाई कैंपेन अंडर द एजिस ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, इस तरीके से। या फिर वैसे अगर किसी चैरिटी इवेंट को एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो इवेंट जो है वो अंडर द एजिस ऑफ ऑर्गेनाइज मतलब कि हो रहा है। इस तरीके से हम जो है वो कह सकते हैं कि एजिस यानी होता क्या है, यानी कि कोई काम गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में चलना, यूनिवर्सिटी के सुपरविजन में रिसर्च होना, एनजीओ के सपोर्ट से अवेयरनेस कैंपेन चलना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के गाइडेंस में कोई रिलीफ वर्क होना। तो ये सारे एग्जांपल्स किस चीज़ के हैं? एजिस के ही एग्जांपल ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एजिस का जो मतलब है वो सिर्फ हेल्प नहीं होता। हेल्प का तो मतलब होता है किसी की मदद करना। एजिस का मतलब होता है किसी को प्रोटेक्शन, ऑफिशियल सपोर्ट, गाइडेंस या फिर अथॉरिटी के अंडर रखना। यानी कि एजिस का मतलब आपको समझना ज़रूरी है कि हेल्प करना और एजिस में डिफरेंस क्या होता है। हेल्प करने में क्या करते हो आपके जो है वो मतलब कि आप जो है वो खुद जाकर जो है वो उसकी मदद करते हो उस काम में। लेकिन एजिस में क्या होता है कि भाई काम तो आप ही करते हो, लेकिन आपके ऊपर जो है किसी का हाथ होता है कि भाई आप जो है वो किसी के प्रोटेक्शन में काम कर रहे हो। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते। इस तरीके से हम जो समझेंगे कि एजिस और हेल्प में डिफरेंस क्या होता है। हेल्प में कोई इंसान जो है वो डायरेक्टली आपके काम में जो है वो हाथ बटाता है, जबकि एजिस में जो है वो सिर्फ आप उसके अंडर काम कर रहे होते हो और ज़रूरत पड़ने पर वो सारी चीज़ें या फिर जिस भी व्यक्ति के नीचे या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो वो आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड ने जो है वो आपकी होमवर्क में हेल्प कर दी, तो ये तो होता है हेल्प करना कि भाई पास में आपका फ्रेंड बैठा था और उसने जो है वो आपका होमवर्क करने में मदद की, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मान लीजिए कि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रोटेक्शन और सुपरविजन में चल रही है। अब वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो जो करने वाले जो लोग हैं वही करेंगे, उस रिसर्च प्रोजेक्ट को वही संभालेंगे। लेकिन जब कोई परेशानी आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तब जो है ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रोटेक्शन और जो सुपरविजन वाली जो कंपनी है, कुछ भी है जो, तो वो तब टाइम पे मतलब कि आ सकती है उनकी मदद करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर। तो इस तरीके से हमें समझना है कि हेल्प करने में और एजिस में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे कि प्रोटेक्शन है, पैट्रोनेज है या फिर गार्डियनशिप है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक वर्ड है जिसमें मतलब कि किसी को हार्म या फिर डेंजर से बचाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्शन कहेंगे। जैसे हेलमेट हमें जो है वो प्रोटेक्शन देता है, किससे? एक्सीडेंट से। इस तरीके से होता है प्रोटेक्शन। पैट्रोनेज हमारा दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट या फिर स्पॉन्सरशिप देना। जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिस्ट को जो है वो एक कंपनी की पैट्रोनेज मिली, कंपनी की पैट्रोनेज मिली यानी कि उसका सपोर्ट मिला, स्पॉन्सरशिप मिली, इस तरीके से हम कहेंगे पैट्रोनेज देना, ठीक है। पैट्रोनेज बेसिकली फाइनेंशियल या फिर प्रोफेशनल सपोर्ट पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा आता है गार्डियनशिप। गार्डियनशिप का क्या मतलब होता है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसकी केयर करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, जैसे कि हमारे मम्मी पापा करते हैं हमारी, उस तरीके से। जैसे कि पेरेंट जो है वो बच्चे की गार्डियनशिप रखते हैं, उस तरीके से हम क्या समझ पाएंगे कि जब इंडिविजुअल केयर पर फोकस किया जाता है तो उसके लिए हम जो है वो गार्डियनशिप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सारे सिनोनिम्स क्लियर हो चुके हैं। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एक्सपोजर है, निगलेक्ट है या फिर अबेंडनमेंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर का क्या मतलब होता है कि बिना प्रोटेक्शन के डेंजर या फिर इसके सामने होना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एजिस जो है वो प्रोटेक्शन देता है, जबकि एक्सपोजर क्या करता है? प्रोटेक्शन की कमी को दिखाता है। एनजीओ के एजिस ने जो है वो वॉलंटियर्स सेफली मतलब कि काम करते हैं कि भाई जो है वो मतलब कि जो भी वॉलंटियर्स है वो एनजीओ के मतलब कि एजिस में, यानी कि उनके ऊपर कौन है? तो एनजीओ है। जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो एनजीओ है वो सामने आएगा, इस तरीके से। तो वहाँ पर तो है वो मतलब कि सेफ़ है। लेकिन सेफ्टी गियर के बिना वर्कर्स डेंजर के एक्सपोजर में आ जाते हैं, यानी कि उनके घेरे में आ जाते हैं। इस तरीके से हम जो है वो एक्सपोजर और हमारा जो वर्ड है एजिस, इसके बीच में डिफरेंस समझ पाएंगे। दूसरा हमारा वर्ड आता है निगलेक्ट। निगलेक्ट का मतलब होता है किसी की केयर या फिर प्रोटेक्शन ना करना। जैसे कि मान लीजिए कि मतलब कि जैसे कि निगलेक्ट की वजह से जो है वो किसी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। किसी प्रॉब्लम को मतलब कि अगर आप नज़रअंदाज करते हो तो वो सारी प्रॉब्लम क्या हो रही है? निगलेक्ट हो रही है, एक तरीके से अवॉइड की जा रही है, इग्नोर की जा रही है, तो इसे हम कहते हैं निगलेक्ट करना, ठीक है।
तीसरा हमारा वर्ड है अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट का क्या मतलब होता है? किसी सपोर्ट या फिर किसी को बिना सपोर्ट या फिर प्रोटेक्शन के छोड़ देना। जैसे कि एजीज जो क्या करता है, सिक्योरिटी और बैकिंग देता है, जबकि अबेंडनमेंट में जो है वो इंसान अकेला छोड़ दिया जाता है इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स ने जो है वो अपने बच्चे को यूं ही छोड़ दिया कहीं पे, तो वो बच्चा कैसा हो गया है? अबेंडन हो गया है। इस तरीके से हमें समझ आएगा कि अबेंडनमेंट यानी होता क्या है। हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द स्कॉलरशिप प्रोग्राम वॉज लॉन्च अंडर द एजीज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल सपोर्ट, प्रोटेक्शन और सुपरविजन में शुरू किया गया। यानी कि अंडर द एजीज ऑफ का मतलब क्या है कि ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री की गाइडेंस, अथॉरिटी और बैकिंग के अंडर चल रहा था, ना कि इंडिपेंडेंटली। इस तरीके से आपको समझना है कि एजीज यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिवॉल्व। दोस्तों डिवॉल्व का मतलब होता है कोई चीज़ किसी को सौंपना, स्थानांतरित करना। कोई अधिकार हो सकता है, कोई जिम्मेदारी हो सकती है। जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मतलब कि ट्रांसफ़र करते हो तब उसे डिवॉल्व कहा जा सकता है। या फिर इसका एक और मीनिंग भी होता है कि धीरे धीरे किसी चीज़ का बिगड़ जाना। यानी कि डिवॉल्व का मतलब होता है कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी पावर, ड्यूटी या फिर अथॉरिटी का एक पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाना या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाना। कई बार ये ट्रांसफ़र लॉ, ट्रेडिशन या फिर ऑफिशियल डिसीजन के थ्रू भी हो सकता है। तो ये तो हो गया इसका एक मीनिंग। लेकिन इसका एक और मीनिंग भी होता है कि धीरे धीरे किसी बेटर कंडीशन से वर्स कंडीशन में चले जाना। यानी कि किसी अच्छी खासी चीज़ की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाना, तो उसके लिए भी हम जो है वो मतलब कि डिवॉल्व का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कंपनी जो है वो मतलब कि एक मैनेजर है जो कि कंपनी छोड़ देता है और उसकी जो सारी जिम्मेदारियां है वो असिस्टेंट मैनेजर को दे दी जाती है, यानी कि सौंप दी जाती है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिवॉल्व कर दी गई, यानी कि एक से दूसरे को दे दी गई। वहीं अगर वैसे ही मतलब कि मान लीजिए कि अगर पेरेंट्स के बाद फैमिली प्रॉपर्टी लीगल रूल्स के हिसाब से बच्चों को मिल जाए, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई कि उन पर डिवॉल्व हो गई, यानी कि उन्हें जो है वो दे दी गई। नेचुरली यही प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि डिवॉल्व यानी होता क्या है। यानी कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट को मिल जाना, गवर्नमेंट का कुछ पावर्स लोकल अथॉरिटीज़ को दे देना, प्रॉपर्टी का लीगल जो है वो मतलब कि वारिस को मिल जाना उसकी प्रॉपर्टी, या फिर सिचुएशन का धीरे धीरे ख़राब हो जाना। तो ये सारी जो सिचुएशंस है, ये जो सारे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? तो हमारे डिवॉल्व इस वर्ड के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिवॉल्व का मतलब गिव नहीं होता। गिव का तो मतलब होता है सिर्फ कोई चीज़ देना, लेकिन डिवॉल्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर या फिर अथॉरिटी का ऑफिशियली या फिर नेचुरली ट्रांसफर होना। गिव तो आप कोई भी चीज़ दे सकते हो, जैसे कि आपने किसी को पेन दे दिया, बुक दे दी, बैग दे दी, कुछ भी दे दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि टीचर ने स्टूडेंट को एक पेन दिया, तो ये तो होता है गिव होना। ओके, गिव करना, ठीक है, गिव यानी कि कोई चीज़ देना। लेकिन प्रिंसिपल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइज प्रिंसिपल को दे दी गई। अब यहाँ पर जिम्मेदारी की बात है, कोई चीज़ नहीं दी जा रही है, बल्कि कोई पावर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई अथॉरिटी दी जाती है तब हम जो है वो डिवॉल्व का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस आपको समझना है कि गिव और डिवॉल्व में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र, डेलीगेट या फिर पास। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी एक चीज़ को मतलब कि एक पर्सन से या फिर एक प्लेस से दूसरे को दे देना, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसफ़र करना, उसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं। डेलीगेट हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी और को कोई टास्क या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। जैसे कि मान लीजिए कि मैनेजर ने जो है वो मीटिंग का काम किसी एम्प्लॉय को डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट कर दिया यानी कि दे दिया, वो जो जिम्मेदारी है उसको दे दी। इस तरीके से ये होता है डेलीगेट करना, ठीक है। डेलीगेट यूजुअली टेम्परेरी असाइनमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब कि जैसे कि मैंने मैनेजर वाली बात बताई कि मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय को डेलीगेट किया है कौन सा काम, तो मीटिंग का काम। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर अपनी पोजीशन से हट रहा है, अपनी नौकरी छोड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। डेलीगेट तब होता है कि भाई मैनेजर जो है वो पोजीशन में है, वो आगे भी रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो एक काम, कोई काम दे रहा है, अपनी पोजीशन नहीं दे रहा। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। डेलीगेट में हम क्या करते हैं कि टेम्पररी असाइनमेंट होती है, वो दी जाती है दूसरों को। तीसरा हमारा वर्ड है पास। पास का तो मतलब आपको पता होगा कि किसी चीज़ को आगे देना यानी कि आगे बढ़ाना, तो उसे हम पास कहते हैं। जैसे कि फादर जो है वो अपनी फैमिली का जो बिजनेस है वो अपने बेटे को देता है आगे बढ़कर, तो वो होता है पास करना। तो आई होप आपको सारे सिनोनिम्स क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे एंटोनिम्स की ओर, जहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि रिटेन, कीप या फिर विदहोल्ड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिटेन।
दोस्तों रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास ही रखना, यानी कि किसी चीज़ को ना देना। डिवॉल्व में क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के पास चली जाती है, जबकि रिटेन में वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने पास यानी कि आपके पास ही रह जाती है। यानी कि जब आप कोई चीज़ किसी को देते नहीं हो, अपने पास ही रखते हो, तो उसे हम कहेंगे रिटेन करना। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कीप। कीप का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास रखना। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने क्लास की जो जिम्मेदारी है वो खुद अपने पास रख ली, यानी कि कीप कर ली। ठीक है, कीप में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तीसरा हमारा आता है विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को देने से रोक लेना। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी ने इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड कर ली, यानी कि अपने तक ही सीमित रख ली, किसी को नहीं दी, तो इस तरीके से हम जो है वो विदहोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स थे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने दोनों ही डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवॉल्व टू हर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो जो जिम्मेदारी है वो उसके पास आ गई या फिर उसे दे दी गई, यानी कि पहले किसी और के पास थी और अब जो है वो किसी और के पास चली गई है। तो यहाँ पर डिवॉल्व का मतलब है कि जिम्मेदारी ऑफिशियली या फिर नेचुरली उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई। तो इस तरीके से हमने समझा है कि डिवॉल्व यानी होता क्या है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बगबेयर। दोस्तों बगबेयर का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ डर का कारण बनना, लगातार परेशान करने वाली कोई चीज़ हो सकती है, या फिर जो हमारा सिर दर्द बनने वाली कोई समस्या, भय का जो स्रोत होता है, जिस चीज़ से हमें डर लगता है या फिर जिस चीज़ से हमें परेशानी होती है, तो उसे हम जो है वो बगबेयर कह सकते हैं। यानी कि बगबेयर का मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई सिचुएशन जो किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करे, इरिटेट करे या फिर डर का कारण बन जाए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ वरी, फियर या फिर अनॉयंस हो सकती है। पुराने समय में जो है वो बगबेयर का मतलब एक इमेजिनरी स्कैरी क्रिएचर होता था, जो कि बच्चों को मतलब कि डराने के लिए यूज़ होता था। लेकिन आज के टाइम में इसका यूज़ ज़्यादा फिगरेटिव सेंस में हम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो चीज़ आपका डर का कारण बन जाती है उसके लिए हम करते हैं। यानी कि पुराने टाइम में भी जो है वो कोई चीज़ डराने के लिए भी काम आ रही थी, डराने के लिए ही काम आ रही थी, और आज भी वो चीज़ मतलब कि डराने के सेंस में यूज़ हो रही है। लेकिन आज हम जो है वो ज़्यादा फिगरेटिव सेंस में इसका यूज़ करने लगे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसको जो है वो मैथ से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और हर एग्जाम में वही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैथ उसका क्या है, बगबेयर है। वैसे अगर ऑफिस में हैवी ट्रैफिक की वजह से रोज़ लेट होने से जो है वो एम्प्लॉय की सबसे बड़ी ये टेंशन है कि भाई अब ऑफिस में जाऊंगा तो मुझे बॉस डांटेंगे, तो बॉस की जो डांट है वो उसके लिए क्या है, बगबेयर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई मैथ का डर, रोज़ का ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, पब्लिक स्पीकिंग का फियर, ये जो सारी चीज़ें जो हमारा डर का कारण बनती है या फिर जो हमारी समस्या बनती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बगबेयर हम उसे कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बगबेयर का जो मतलब है वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम का तो मतलब होता है कोई भी डिफ़िकल्टी। ठीक है, किसी भी चीज़ की डिफ़िकल्टी को हम जो है वो प्रॉब्लम कह सकते हैं, चाहे उससे आपको जो है वो डर लगे या फिर नहीं लगे, उसे हम जो है वो प्रॉब्लम कहेंगे। लेकिन बगबेयर का मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम या फिर ऐसा डर जो बार बार परेशान करे या फिर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ वरी बन जाए। जैसे कि मान लीजिए कि लैपटॉप की बैटरी एक बार ख़राब हो गई, तो ये भी तो प्रॉब्लम होती है। अब आप क्या इससे डर जाओगे कि भाई मेरी लैपटॉप की ये बैटरी ख़राब हो गई? इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल सी प्रॉब्लम। लेकिन मान लीजिए कि रोज़ ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक की वजह से आपको परेशानी होती है। अब आपको जो है वो रोज़ चिंता होने लगती है कि यार वापस जो है वो उसी ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। तो ये आपके लिए क्या बन जाता है, एक मतलब कि चिंताजनक चीज़ बन जाती है, आपके लिए जो है वो टेंशन की चीज़ बन जाती है, डर की चीज़ बन जाती है कि यार अब फिर से मुझे जो है वो ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। तो ये होता है किसी चीज़ का बगबेयर होना। यानी कि प्रॉब्लम और बगबेयर में जो है वो डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको समझ कर चलनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड सिनोनिम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारे जो वर्ड्स आते हैं सिनोनिम्स में वो है न्यूसेंस, हेडेक या फिर ऑब्स्टैकल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है न्यूसेंस। न्यूसेंस का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ या फिर ऐसा व्यक्ति जो किसी को बार बार परेशान करे। ठीक है, लाउड म्यूजिक पड़ोसियों के लिए क्या हो सकता है, न्यूसेंस हो सकता है। कोई व्यक्ति जो है वो जो आपको बार बार मतलब कि इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो आपके लिए न्यूसेंस हो सकता है। दूसरा हमारा वर्ड है हेडेक। हेडेक का क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड है कि कोई चीज़ बहुत ही डिफिकल्ट होना, सिरदर्द बन जाना, ट्रबलसम बन जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेडेक कह सकते हैं। जिस काम को लेकर आपका सिर दुखने लगे या फिर आपको जो है वो थोड़ी सी मतलब कि प्रॉब्लम हो, परेशानी वाली चीज़ लगे, तो उसे हम हेडेक कह सकते हैं।
ऑब्स्टैकल का क्या मतलब होता है? कोई रुकावट या फिर प्रोग्रेस में बैरियर बन जाए, उसे हम जो है वो ऑब्स्टैकल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लैक ऑफ मनी एक ऑब्स्टैकल है कि भाई अगर पैसा नहीं है आपके पास तो आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे। यानी कि ऑब्स्टैकल में क्या होती है, प्रोग्रेस जो है वो रुक जाती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ऑब्स्टैकल यानी होता है बाधा, रुकावट। तो हमारे सारे हो गए सिनोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि कंफर्ट है, रिलीफ है या फिर रीअश्योरेंस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है सुकून, आराम या फिर ईज की फीलिंग। जैसे कि फैमिली का सपोर्ट हमें क्या देता है, कंफर्ट देता है, ठीक है। हम वहाँ पर जो है वो मतलब कि सेफ महसूस करते हैं। रिलीफ का क्या मतलब होता है? रिलीफ का मतलब होता है टेंशन या फिर प्रॉब्लम से छुटकारा मिलना। जैसे कि बहुत सारे बच्चों की जब एग्जाम खत्म हो जाती है तो उन्हें लगता है कि हाश एक बार तो है जब वो मतलब कि प्रॉब्लम से छुटकारा ही मिल गया, तो रिलीफ, राहत मिलना, उसे हम क्या कहेंगे, रिलीफ मिलना कहेंगे। रीअश्योरेंस, रीअश्योरेंस का मतलब होता है किसी को कॉन्फिडेंस या फिर तसल्ली देना। जैसे कि बग बियर में क्या होता है कि हमारा डर बढ़ता है, हमारी जो चिंता है वो बढ़ती है, जबकि रीअश्योरेंस में मतलब कि हमारा जो डर या फिर हमारी जो चिंता है वो कम होती है। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो आपके एग्जाम को लेकर आपको रीअश्योर किया, यानी कि आपके डर को जो है वो कम कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। तो ये होता है किसी चीज़ का रीअश्योरेंस होना, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, मैथ हैज़ ऑलवेज बीन माई बगबेयर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैथ्स हमेशा जो है वो मेरी मतलब कि सबसे बड़ी परेशानी रहा है या फिर डर का कारण रहा है। तो यहाँ पर बगबेयर का मतलब ऐसी चीज़ से है जो बार बार टेंशन, फियर या फिर अनोयंस का रीज़न बनती है, ना कि सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉब्लम का, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बगबेयर यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एवरिशियस। दोस्तों एवरिशियस का मतलब होता है लालची, अत्यधिक धन लोभी या फिर धन का अत्यधिक लालच रखने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, एवरिशियस हम उसे कह सकते हैं। यानी कि एवरिशियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिससे पैसे, वेल्थ या फिर जो पोजेशंस हैं उनका बहुत ही ज़्यादा लालच होता है और जो हमेशा और ज़्यादा पाना चाहता हो, उसे हम क्या कहेंगे, एवरिशियस हम उसे कहेंगे। ऐसा इंसान अपने पास कितना भी पैसा हो फिर भी उसकी जो है वो मतलब कि और पैसे की जो भूख होती है, जो इच्छा होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये वर्ड जो है वो सिर्फ नॉर्मल सेविंग या फिर एम्बिशन के लिए यूज़ नहीं होता कि भाई अगर आप पैसे बचा रहे हो या फिर आप जो है वो मतलब कि पैसे की सेविंग्स कर रहे हो तो आप एवरिशियस नहीं कहलाओगे। लेकिन इसका यूज़ जो है वो तब होता है जब आप में जो है वो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट में पैसा होता भी है, अच्छी खासी अमाउंट में कोई चीज़ें होती भी है, फिर भी जब आप और ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि एक्सेसिव अनहेल्दी जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसे हम जो है वो एवरिशियस कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एक बिजनेसमैन है, उसके पास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, फिर भी वो जो है वो सिर्फ और पैसे कमाने के लिए जो है वो कुछ एम्प्लॉयज़ का मतलब कि अनफेयर तरीके से फ़ायदा उठाता है, तो उसे जो है वो एवरेशियस कहा जा सकता है कि भाई पहले से उसके पास पैसा है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो मतलब कि नुकसान पहुंचा रहा है, फिर उनसे जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वैसे अगर कोई इंसान कभी भी अपना पैसा खर्च नहीं करता और सिर्फ जो है वो मतलब कि धन दौलत कलेक्ट करता रहता है, तो उसका बिहेवियर भी एवरेशियस कहा जा सकता है कि भाई पहले से उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अब जो है वो खर्च करने से भी डर रहा है। इस तरीके से भी हम जो है वो एवरेशियस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एवरेशियस का जो मतलब है वो सिर्फ एम्बिशियस नहीं होता है या फिर केयरफुल विथ मनी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति एम्बिशियस है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके सक्सेस पाएगा, ठीक है। यानी कि पैसा कैसे कमाएगा, मेहनत करके कमाएगा। केयरफुल विथ अगर वो मनी है तो वो मतलब कि अपनी किसी ज़रूरतों के लिए बचाएगा पैसा, ना कि उड़ाएगा। उसे सोच समझ कर इन्वेस्ट करना आता होगा तभी वो क्या करेगा, पैसे बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अवेरिशियस कैसा व्यक्ति होता है कि ये जो है वो पैसे या फिर वेल्थ के लिए हद से ज़्यादा लालच रखता है। इसके पास होते हैं बहुत सारे पैसे लेकिन फिर भी इसे और चाहिए होता है, और खासकर ये क्या करता है, उन पैसे पाने के लिए वो यानी कि और ज़्यादा पैसे पाने के लिए ये बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं करता कि मैं जो है वो लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ या फिर मतलब कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, मेरी वजह से जो है वो मतलब कि कोई बंदा या फिर कोई मतलब कि इंसान जो है वो ऑप्रेस्ड फील कर रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। तो ये जो सारी जो भावनाएं हैं वो उसमें नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि अच्छी खासी मेहनत करके कोई जॉब पा लेता है तो वो एम्बिशियस है, ठीक है भाई, मेहनत की है, अच्छा खासा पैसा कमाएगा। लेकिन मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है और सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है वो मतलब कि बुरी तरीके के जो मेथड्स हैं यानी कि डिसऑनेस्ट मेथड्स का यूज़ करता है, यानी कि लोगों को ठगना, स्कैम करना, ये सारी चीज़ें करता है। यानी कि उसके पास पैसा है लेकिन उसे और भी ज़्यादा पैसा चाहिए, अब इसलिए जो है वो सीधा रास्ता तो दिख नहीं रहा तो वो क्या करेगा, उल्टा रास्ता अपनाएगा। तो ये ऐसा पर्सन, उसे हम क्या कहेंगे, एवरिशियस कहेंगे, जिसमें जो है वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा लालच होता है, लोभ होता है और वो उसे कमाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है।
अब दोस्तों अब बात आती है हमारे सिनोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ग्रीडी है, कोविटस है या फिर रैपेशियस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है किसी चीज़ स्पेशली पैसे या फिर खाने के लिए या फिर जो मतलब कि कोई भी चीज़ें हो सकती है लग्जरी के लिए, उसे जो है वो बहुत ज़्यादा इच्छा रखना अपने मन में, बहुत ज़्यादा उसकी लालसा रखना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीडी हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो कि चॉकलेट पाना चाहता है तो वो चॉकलेट के लिए भी ग्रीडी हो सकता है। ग्रीडी क्या है, तो एक जनरल वर्ड है, हम किसी भी सेंस के लोभ के लिए जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं, खाने के लिए या फिर किसी को कपड़ों का बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रीड होता है, किसी को बहुत ज़्यादा घूमने का ग्रीड हो सकता है, किसी को पैसों का ग्रीड हो सकता है, किसी को लैविश लाइफ का ग्रीड हो सकता है, इस तरीके से। कोविटस हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है दूसरों की चीज़ों या फिर वेल्थ को पाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखना। यानी कि इसमें जो है वो आप खुद नहीं कमाना चाहते, यानी कि खुद की क्या होती है इच्छा हमारी कि भाई यार हमारे, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसके बाद पास जो है वो एक बहुत ही अच्छी मतलब कि लग्जरी कार है। आप जो है वो उसको देख देख कर जलते रहोगे कि काश ये कार ना मेरी होती, इसके पास तो डिजर्व ही नहीं करता, ये तो कार ही डिजर्व नहीं करता, ये मेरे पास होनी चाहिए थी। यानी कि जब आपकी इच्छा जो है वो दूसरों की चीज़ों पर बनती है, यानी कि कोविटस दूसरों की चीज़ों की इच्छा पर मतलब कि फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगला हमारा वर्ड आता है रैपेशियस। रैपेशियस का क्या मतलब होता है, बहुत ही अग्रेसिव और सेल्फिश तरीके से पैसा या फिर पावर पाने की कोशिश करना। जैसे कि मान लीजिए कि रैपेशियस कंपनी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस कर सकती है, यानी कि डिसऑनेस्ट तरीके से लोगों को ठग के पैसा कमा सकती है। तो ये होता है किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का रैपेशियस होना। आई होप आपको जो सारे सिनोनिम्स है वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारा एंटी हम समझेंगे, यानी कि एंटोनिम्स वाले वर्ड हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है जैसे कि जेनरस है, सेल्फलेस है या फिर चैरिटेबल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है कि खुशी से दूसरों की मदद करना या फिर अपनी चीज़ें भी शेयर करना, यानी कि जिसका मन बहुत ही बड़ा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, जेनरस हम उसे कह सकते हैं। ठीक है। सेल्फलेस हमारा दूसरा वर्ड आता है। सेल्फलेस का क्या मतलब होता है, जो दूसरों के बारे में पहले सोचता है, बिना सेल्फिश मोटिव के काम करने वाला, उसे हम सेल्फलेस कह सकते हैं। कुछ लोग इसलिए मदद करते हैं लोगों की ताकि आप जो है वो उनसे अपना काम निकलवा सको आगे जाकर। तो ये होता है कि भाई सेल्फिश रीज़न के साथ आपने उसकी मदद की है कि भाई आपने इसलिए मदद की ताकि वो भी आपकी मदद करे। लेकिन सेल्फलेस का क्या मतलब होता है, जिसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई उम्मीद नहीं होती है कि भाई मैं मदद कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखता कि आगे जाकर इसने भी मेरी मदद करनी ही चाहिए। तो ये होता है सेल्फलेस होना। ओके, इस तरीके से। तीसरा हमारा वर्ड आता है चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब होता है कि ज़रूरतमंद लोगों की फाइनेंशियल या फिर प्रैक्टिकल हेल्प करना, तो उसे हम चैरिटेबल कह सकते हैं। ठीक है। चैरिटेबल फैमिली हर साल ऑर्फनेज को डोनेट करती है तो उसे हम जो है वो चैरिटेबल फैमिली कहेंगे कि भाई फैमिली जो है वो हर साल क्या कर रही है कि एक अनाथ आश्रम में जो है वो डोनेशन दे रही है, तो उसे हम चैरिटेबल कह सकते हैं। हो गए हमारे सारे एंटोनिम्स कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, ही इज़ एन अवेरिशियस मैन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो एक बहुत ही लालची आदमी है, यानी कि बहुत ही लालची इंसान है जिसे पैसे और वेल्थ का जो है वो हद से ज़्यादा लालच है। तो यहाँ पर एवरेशियस का मतलब सिर्फ पैसा पसंद करना नहीं है, बल्कि वेल्थ के लिए एक्सेसिव ग्रीड रखने से। इस तरीके से हमने समझा है कि एवरेशियस यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, कॉन्फ्लिग्रेशन का मतलब होता है भीषण आग या फिर भयंकर अग्निकांड जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जब बहुत ज़्यादा आग लग जाती है तो उसे हम जो है वो कॉन्फ्लिग्रेशन कह सकते हैं। यानी कि कॉन्फ्लिग्रेशन का मतलब होता है बहुत बड़ी और बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली विनाशकारी आग, जो कि बिल्डिंग्स या फिर कभी कभी जंगल या फिर जो बड़े एरियाज़ होते हैं उनको चपेट में ले लेती है। ये सिर्फ नॉर्मल फायर नहीं होती है बल्कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्टिव फायर होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर एक जंगल में छोटी सी आग लगती है और धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलकर हज़ारों पेड़ पौधों को जला देती है तो उसे हम जो है वो कॉन्फ्लिग्रेशन कह सकते हैं। वैसे अगर एक फैक्ट्री में लगी आग पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है तो वो भी कॉन्फ्लिग्रेशन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि जंगल में भयंकर आग लगना, फैक्ट्री में विनाशकारी आग लगना, पूरे मार्केट में आग फैल जाना, बड़े एरिया को जलाने वाली फायर। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे एग्जाम्पल्स है किस चीज़ के हैं, तो कॉन्फ्लिग्रेशन के ही एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि कॉन्फ्लिग्रेशन का मतलब सिर्फ फायर नहीं होता। फायर का तो मतलब होता है कोई भी आग, चाहे वो छोटी सी भी आग हो तो उसे भी हम फायर कह सकते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिग्रेशन का मतलब होता है बहुत ही बड़ी तेज़ी से फैलने वाली विनाशकारी आग, जो सबको मतलब कि बर्बाद कर देती है। जैसे कि मान लीजिए कि किचन में जो है वो छोटी सी आग लग गई तो ये तो फायर हो सकती है, बुझाई भी जा सकती है। लेकिन फॉरेस्ट में जो है वो आग फैलकर हज़ारों उसने जो है वो पेड़ जला दिए, बहुत सारे जानवर मर गए, तो ये होता है कॉन्फ्लिग्रेशन, जहाँ पर जो है वो आग जो है वो तेज़ी से फैलती भी है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कॉज करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि ब्लेज,
इन्फर्नो या फिर वाइल्ड फायर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है तेज और जलती हुई आग, ठीक है, तो उसे हम ब्लेज कहेंगे। ब्लेज किसी भी बड़ी या फिर तेज आग को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी वेयर हाउस में या फिर किसी घर में जो है वो आग लग गई है और फायर फाइटर्स ने जो है वो उस ब्लेज को कंट्रोल किया। ब्लेज को कंट्रोल किया यानी कि भीषण आग को कंट्रोल किया। अगला हमारा वर्ड आता है इन्फर्नो। इन्फर्नो का क्या मतलब होता है? बहुत ही भयंकर या फिर इंटेंस आग। जैसे कि जलती हुई बिल्डिंग को इन्फर्नो भी कहा जा सकता है कि बहुत ही मतलब कि वहाँ पर भीषण आग लग चुकी है, बर्निंग बिल्डिंग एक इन्फर्नो बन चुकी है, इस तरीके से। वाइल्ड फायर का क्या मतलब होता है? जंगल या फिर जो ग्रास लैंड होती है उसमें लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे? वाइल्ड फायर कहते हैं। वाइल्ड फायर एक लोकेशन स्पेसिफिक वर्ड है कि भाई मतलब कि जंगल या फिर जहाँ पर मतलब कि पेड़ पौधे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ वहाँ पर है, तो ग्रास लैंड है, तो ऐसी जगहों पर जब जो है वो मतलब कि आग लग जाती है तो उसे हम वाइल्ड फायर कह सकते हैं। ओके, हो गए हमारे सारे सिनोनिम्स भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं। एक्सटिंग्विशमेंट या फिर काम है, सेफ्टी है। एक्सटिंग्विशमेंट का क्या मतलब होता है? कि आग को बुझा देना। कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो पूरा एरिया जल जाता है, जबकि फायर फाइटर्स उसकी क्या करते हैं? एक्सटिंग्विशमेंट करके जो है वो मतलब कि बुझा देते हैं आग को। इस तरीके से हमें समझना है कि एक्सटिंग्विशमेंट यानी क्या होता है। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर भी आता है, वो क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। एक्सटिंग्विश यानी होता है बुझाना। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। काम का मतलब होता है किसी चीज़ को, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ही डिस्टर्बेंस में है, जैसे कि आग जल रही है तो बहुत ही डिस्टर्बिंग माहौल है, उसे शांत करना। शांत कैसे करेंगे? तो आग बुझा कर करेंगे। इस तरीके से कहेंगे हम काम कर दिया। ओके, सेफ्टी क्या है? सेफ्टी का मतलब होता है डेंजर या फिर रिस्क से सुरक्षित रहना, संभल कर रहना, उसे हम कहेंगे सेफ्टी करना, ठीक है, यानी कि सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो, या फिर सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कॉन्फ्लैग्रेशन डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक भयंकर और तेज फैलने वाली आग ने पूरे जंगल को तबाह कर दिया। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिर्फ आग से नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही विनाशकारी आग से है, जिसने फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि कॉन्फ्लैग्रेशन यानी होता क्या है और किस तरीके से हमें जो है वो इसका यूज़ करना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। अब दोस्तों आज का हमारा आखिरी वर्ड आता है एम्बिट। दोस्तों एम्बिट का मतलब होता है दायरा, कार्य क्षेत्र, सीमा, परिधि या फिर विस्तार। ओके, यानी कि एम्बिट का मतलब होता है किसी चीज़ का स्कोप, किसी चीज़ की रेंज, एरिया, जिसके अंदर कोई एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर कोई अथॉरिटी या फिर डिस्कशन काम करता है या फिर आता है, ठीक है। ये बताता है कि किसी काम, रूल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिमिट क्या है, बाउंड्री क्या है, किस हद तक वो काम किया जा सकता है, तो उसे हम जो है वो एम्बिट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्कूल है और स्कूल में जो है वो प्रिंसिपल सिर्फ स्कूल के मैटर्स पर डिसीजन ले सकता है, तो वो डिसीजंस उसके एम्बिट में आते हैं, ठीक है, यानी कि उसके दायरे में आते हैं। वैसे अगर किसी मीटिंग में सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस होनी है, तो वो फाइनेंस की बात उस मीटिंग के एम्बिट के बाहर होगी, यानी कि वहाँ पर कैसी बात होगी? सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात होगी। तो वो जो एम्बिट है यानी कि दायरा वहाँ पर सेट कर दिया गया है, यानी कि टीचर के अथॉरिटी का एरिया, किसी प्रोजेक्ट का स्कोप, मीटिंग में डिस्कस होने वाले टॉपिक्स, किसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है किस चीज़ के हैं? एम्बिट के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एम्बिट का जो मतलब है वो एरिया नहीं होता। एरिया का तो मतलब होता है सिर्फ फिजिकल जगह, ठीक है, जो हमें आंखों से दिखाई देती है वैसी वाली जगह। लेकिन एम्बिट का मतलब होता है फिजिकल और फिगरेटिव स्कोप, बाउंड्री या फिर रेंज। जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्कूल का प्लेग्राउंड है, वो क्या है? एक एरिया है, ठीक है, वो आपको आंखों से दिखता है, फिजिकल एरिया है। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल की अथॉरिटी सिर्फ स्कूल तक ही है, वो बाहर हुक्म नहीं चला सकती आप पर। तो ये होती है कि भाई उसकी एम्बिट में आता है, स्कूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, तो उसके एम्बिट में आ रही है, यानी कि उसके दायरे में आती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वो उस तरीके के एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया और एम्बिट में डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि स्कोप है, रेंज है या फिर स्पीयर है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है किसी काम या फिर सब्जेक्ट की रेंज या फिर एक्सटेंट, उसे हम जो है वो स्कोप कह सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो बढ़ा दिया गया, यानी कि उसकी जो कवरेज है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ा दी गई है। इस तरीके से हम समझेंगे कि स्कोप यानी क्या होता है। रेंज का मतलब होता है किसी चीज़ की लिमिट या फिर वेराइटी, उसे हम रेंज कहते हैं। जैसे कि स्टोर में जो प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज होती है, अलग अलग वेराइटी होती है, तो उसे हम रेंज कह सकते हैं। तीसरा हमारा आता है स्पीयर। स्पीयर का क्या मतलब होता है? किसी एक्टिविटी, किसी इन्फ्लुएंस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील्ड, उसे जो है वो हम स्पीयर कह सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन जो है वो उसकी प्रोफेशनल स्पीयर है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि स्पीयर बेसिकली इन्फ्लुएंस या फिर एक्टिविटी के फील्ड को दिखाता है। ओके, हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए।
अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एक्सक्लूजन है, लिमिटेशन है या फिर आउटसाइड है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्कोप या फिर बाउंड्री से बाहर रखना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो एक्सक्लूजन करना कहेंगे। एक्सक्लूजन में जो है वो कोई चीज़ बाहर रखी जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लिमिटेशन का क्या मतलब होता है? लिमिटेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन या फिर कमी, यानी कि बाधित करना किसी चीज़ को। एम्बिट जो है वो स्कोप और रेंज को बढ़ाता है, जबकि लिमिटेशन में स्कोप को रेस्ट्रिक्ट यानी कि बाधित किया जाता है, उसकी सीमा जो है वो निर्धारित की जाती है। और लास्ट हमारा एंटोनिम आता है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है किसी स्कोप या फिर बाउंड्री के बाहर होना, उसे हम जो है वो आउटसाइड कह सकते हैं। यानी कि एम्बिट के अंदर अथॉरिटी या फिर स्कोप होता है, जबकि आउटसाइड उसके बाहर की सिचुएशन को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टाफ शेड्यूलिंग मैनेजर के एम्बिट है, तो एम्बिट में है, कंपनी का लीगल केस उसके एम्बिट के आउटसाइड है। इस तरीके से हम समझेंगे कि आउटसाइड यानी होता क्या है। तो ये सारे हमारे हो गए, हमारे सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, दिस इशू इज़ आउटसाइड माई एम्बिट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये जो मैटर है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मेरी अथॉरिटी या फिर स्कोप के अंदर नहीं आता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर टेलीग्राम की आपको लिंक नहीं पता है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।